हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। उसके बाद पढ़ा था कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स, जिसमें हमने एक स्टेटमेंट देखा था बीबी रॉय गोज टू बॉम्बे वाया गेटवे विथ गोल्ड एंड सिल्वर, और उस हिसाब से हमने कलर्स को याद रखने की ट्राई की थी और रेजिस्टेंस की वैल्यू हम फाइंड करते थे। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। अब लास्ट सेकेंड लास्ट लेक्चर हम बोल सकते हैं अभी से, हमने पढ़ा था रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला मिलता था मास अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ, ठीक है ना। तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एन ई स्क्वायर टो। एन क्या था, फिर से याद दिला दूं, एन था नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, टॉ क्या था, टॉ था एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या है, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या रहेगा, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। मतलब कि सपोज ये कंडक्टर है, उसके अंदर पॉजिटिव आयंस है, सम पॉजिटिव आयंस यहाँ पे रैंडमली है अरेंज्ड, ठीक है ना। और हमने बात की थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, आपको याद है तो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की मोशन कैसे होती थी, तो इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ से स्टार्ट कर रहा था, यहाँ पे कोलाइड हुआ, फिर यहाँ पे कोलाइड हुआ, फिर यहाँ पे कोलाइड हुआ, फिर यहाँ पे कोलाइड हुआ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भागता है, ठीक है। अब ये जो कोलिजन होता है तब हमें पता है कि यहाँ से उसने अपनी मोशन स्टार्ट की, यहाँ तक आते आते उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब रेस्ट कर रहा है, मतलब रिलैक्स हो रहा है। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है उसको क्या बोलते हैं हम, रिलैक्सेशन टाइम। बट रिलैक्सेशन टाइम हर एक कोलिजन के लिए अलग अलग हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कब कोलिजन होगा, किस तरह से होगा, कौन सा एंगल पे होगा, ठीक है। तो यहाँ का टाइम अलग मिल सकता है, यहाँ का टाइम अलग मिल सकता है, यहाँ का टाइम अलग मिल सकता है, यहाँ का टाइम अलग मिल सकता है। इसीलिए हमने डिफाइन किया था टॉ को एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। मतलब यहाँ पे टाइम लगा T1, यहाँ पे T2, यहाँ पे T3, यहाँ पे T4, सभी का एडिशन डिवाइड बाय 4 कर दो। तो एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। तो मैंने यहाँ पे दो को ही डिफाइन किया है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है कांस्टेंट है, और ये इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो भी कांस्टेंट है, मतलब इतना तो कांस्टेंट है। अब टेम्परेचर बढ़ाने से मास चेंज नहीं होगा, या तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होगा। तो टेम्परेचर की इफेक्ट जो आएगी वो किस पे आएगी, या तो नंबर डेंसिटी पे, या तो रिलैक्सेशन टाइम पे, या तो नंबर डेंसिटी पे, या तो रिलैक्सेशन टाइम पे। और वो डिपेंड करेगा मटेरियल के ऊपर, क्योंकि ये ये रेजिस्टिविटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल है वो कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है। अगर कंडक्टर है तो भी उसमें कंस्ट्रक्शन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो नंबर डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब टेम्परेचर चेंज होगा तो मटेरियल की प्रॉपर्टी में कोई ना कोई चेंज आएगा, ठीक है। तो हम हर एक टाइप के मटेरियल के लिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा डिस्कशन रहेगा कंडक्टर्स के लिए। नॉर्मल जो कंडक्टर्स है, फिजिक्स में हम मोस्टली मेटल्स यूज करते हैं एज ए कंडक्टर, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कंडक्टर के अंदर होता क्या है समझना। कंडक्टर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि कंडक्टर के अंदर ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके। तो नंबर डेंसिटी तो ऑलरेडी हाई है, मैं यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा हूँ, और वो भी कैसे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और ये जो है वो क्या है,
पॉजिटिव आयंस, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं। सपोज एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम है, उसमें आपको 3 इलेक्ट्रॉन फ्री मिल सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। क्यों? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, और जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे उनको एनर्जी मिलेगी, और उनकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे कम है। समझना ये सब। सपोज मेरे पास एल्यूमिनियम है या कोई भी है, सपोज ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट और ये थर्ड, सपोज ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये सोडियम है। तो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको फ्री कराना उतना इजी नहीं है जितना इसको फ्री कराना। कैसे? तो अंदर का इलेक्ट्रॉन है, उसके पास जो एनर्जी आप कैलकुलेट करने वाले हो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ का सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास -3.39 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, इसके पास तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग एनर्जी है। अब नेगेटिव एनर्जी का मतलब है कि वो उतनी ही एनर्जी से बाउंडेड है। इनको अगर फ्री होना है तो उनकी टोटल एनर्जी है वो 0 होना जरूरी। 0 से ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उतनी काइनेटिक एनर्जी से वो आगे बढ़ेंगे, बट मिनिमम एनर्जी 0 तो होनी चाहिए ताकि वो ये जो न्यूक्लियस है उनकी बाउंड्री से फ्री हो जाए। तो 0 होने के लिए सबसे कम एनर्जी किसको चाहिए? देखो यहाँ पे हमें ऐड करनी पड़ेगी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी +3.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी ओनली +1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो टेम्परेचर की हेल्प से जो हीट एनर्जी मिलती है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और सबसे पहले जो फ्री होने वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो ये होगा। क्यों? क्योंकि सबसे कम एनर्जी उसको चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं ना कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको फ्री करना इजी है। क्लियर? ये आप शायद केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे कि बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है वो कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन का, तो वो है -13.6/n² इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हाइड्रोजेनिक एटम्स के लिए है। हाइड्रोजेनिक एटम्स अगर नहीं है, कोई दूसरा एटम है, तो यहाँ पे एक Z² भी आएगा। अब उसकी यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये तो वैल्यू भी मैंने रैंडम ली है क्योंकि वो डिपेंड करेगी एटॉमिक नंबर के ऊपर भी। ओके, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको फ्री करना इजी है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा सबसे पहले वो फ्री होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि कंडक्टर्स में ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हमें मेन यही देखना है। हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा कंडक्टर्स में। चलो, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उससे नंबर डेंसिटी इंक्रीज हुई। क्यों? क्योंकि थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन और ज्यादा फ्री होंगे। नंबर डेंसिटी इंक्रीज हुई तो फिर रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। देखो, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, और रेजिस्टिविटी डिक्रीज हुई तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हुआ। ओके, ये तो ये इफेक्ट है। दूसरी क्या इफेक्ट आ सकती है, तो दूसरी इफेक्ट हम यहां पे दिखाते हैं। दूसरी एक और इफेक्ट आ सकती है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ तो ये जो पॉजिटिव आयंस है, मैंने बात की थी आपसे कि जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन के आसपास वाइब्रेट करते रहते हैं। अब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये वाइब्रेशन इंक्रीज हो गया, ठीक है, और ये वाइब्रेशन इंक्रीज हो गया तो जो कोलिजन होने का चांस है वो बढ़ गया। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन है वो इंक्रीज हो गई। तो क्या हुआ, तो ये जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर ये जो एटम है वो यहाँ पे न्यूक्लियस वाइब्रेशन करने लगा तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकला था वो यहाँ तक आके कोलाइड नहीं होगा, यहीं पे कोलाइड हो जाएगा। तो ये जो टाइम है वो डिक्रीज हो गया। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा। क्लियर? क्योंकि ये सभी एटम्स है, उनके जो आयंस है, पॉजिटिव आयंस, वो वाइब्रेट हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब निकल रहे हैं तब कोलिजन बढ़ गया, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो गया, तो रिलैक्सेशन टाइम मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलैक्स होने के लिए जो टाइम मिलता था वो डिक्रीज हो गया।
अब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ तो ये फॉर्मूला की हेल्प से देखो, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी और रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। अब यहां पे तो दो चीज है, एन लड़ रहा है रेजिस्टिविटी को डिक्रीज कराने में और टो है वो काम कर रहा है रेजिस्टिविटी को इंक्रीज कराने में। दोनों में से जीतेगा कौन? तो जिसकी इफेक्ट ज्यादा होगी वो जीतेगा। अब इफेक्ट किसकी ज्यादा होगी समझो, तो कंडक्टर्स में मैंने जैसे कि बात की थी, ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10⁻29 के अराउंड पर मीटर क्यूब ऑलरेडी होते हैं। अब इसमें से आप 1000-2000 ज़्यादा आपने इंक्रीज करा दिए तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। मतलब यहाँ पे जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो कौन सा है? टॉ। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन बहुत ही ज़्यादा रेट से बढ़ जाएगा। तो इन कंडक्टर्स, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज कराओ तो रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। क्लियर? इसने रेजिस्टेंस 2 ओम तक इंक्रीज कराया, इसने 0.01 ओम तक डिक्रीज कराया, तो फर्क क्या पड़ा? इंक्रीज ही होगा ना लास्ट में तो। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। इतना हमें पता चला, सिर्फ यहाँ से इतना डिस्कशन करने का एक ही हमें रिजल्ट मिला, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब कंडक्टर्स में रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है। अब इंक्रीज होती है तो आपको टेक्स्ट बुक में भी एक मेटल के लिए ग्राफ दिया हुआ है, कॉपर के लिए, कि टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है आपको केल्विन में और यहाँ पे आपको रेजिस्टिविटी का ग्राफ दिया हुआ है। तो 0 केल्विन के नजदीक सुपर कंडक्टिविटी का एक स्टेट आता है। ठीक है, तो सुपर कंडक्टिविटी मतलब क्या कि रेजिस्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा कम रहेगी और रेजिस्टिविटी कम रहेगी कहाँ तक? तो 0 के नजदीक ही रहेगी एग्जैक्ट। और फिर ये बात हो रही है मेटल की, यहाँ पे कॉपर के लिए ग्राफ दिखाया है, मतलब क्या है? कंडक्टर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो यहां से ग्राफ आपको कुछ इस तरह मिलेगा। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ कुछ इस तरह आपको मिलेगा फॉर कंडक्टर्स। ठीक है, डिफरेंट कंडक्टर्स के लिए ये वेरिएशन है वो चेंज हो सकता है, बट रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। चलो यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको, और ये हमने इफेक्ट पढ़ी है सिर्फ कंडक्टर के लिए। अभी नेक्स्ट फ्रेम में हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स के लिए। ओके, तो अभी बात करनी है हमें सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो फिर से मैं रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पे, m/n² टॉ। फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि यहाँ पे m/e² कांस्टेंट है। सेमीकंडक्टर आ गया तो क्या हुआ? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वही रहेगा। डिपेंडेंट अभी भी रेजिस्टिविटी कौन किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ पे बोल सकते हो आप रिलैक्सेशन टाइम। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम नहीं बोल सकते, हम यहाँ पे बोल सकते हैं नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक है, अब आते हैं सेमीकंडक्टर पे। चलो सेमीकंडक्टर के लिए हम क्या देखने वाले हैं? सेमीकंडक्टर आपको भी पता है कि जिसकी रेजिस्टिविटी है वो मॉडरेट होगी, मतलब इंसुलेटर से कम रेजिस्टिविटी रहेगी और कंडक्टर से ज़्यादा रहेगी। ठीक है, अब उसका मटेरियल क्या होता है? तो मटेरियल के अंदर हम देखेंगे, सपोज मैं ले लूँ सिलिकॉन का एक सैंपल, तो यहाँ पे सिलिकॉन है, यहाँ पे भी सिलिकॉन है, सपोज यहाँ पे सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है और ये भी सिलिकॉन है। अब ये सिलिकॉन है, उसकी आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। सेम वे सभी सिलिकॉन की आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर ऑर्बिट में, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा
और कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह, तो ये जो सिलिकॉन है वो ये सिलिकॉन के साथ शेयरिंग करेगा, ये सिलिकॉन के साथ भी शेयरिंग करेगा, ये भी यहाँ पे शेयरिंग हो चुका है, ये भी शेयर हो चुका है, ठीक है। सेम वे ये जो सिलिकॉन है अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्योंकि आउटर ऑर्बिट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये जो चेन है वो बढ़ती जाएगी आगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि पूरा एक स्ट्रक्चर बना दे, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे एक सिलिकॉन है तो वो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंक्रीज होता जाएगा, यहाँ पे भी एक सिलिकॉन होगा तो यहाँ पे भी ऐसे शेयरिंग हो चुकी है और ये बॉन्ड्स आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे होता क्या है, तो जैसे ही टेम्परेचर मैंने इंक्रीज कराया, यहाँ पे भी दो इफेक्ट होगी। एक तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, और रेजिस्टिविटी डिक्रीज हुई तो हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। ये वैल्यू अगर इंक्रीज हुई तो ये वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। ओके, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ एक चेंज ये आ सकता है, दूसरा चेंज कौन सा आ सकता है कि टेम्परेचर चेंज हुआ तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पे भी ये जो सेंट्रल जो आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं वो भी वाइब्रेट होना स्टार्ट करेंगे, जो पॉजिटिव आयंस है वो वाइब्रेट होना स्टार्ट करेंगे। अब वाइब्रेट होते हैं तब क्या होता है, तो कोलिजन रेट बढ़ जाएगा, और कोलिजन रेट बढ़ गया तो ये जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज होगा, मतलब यहाँ पे भी रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, तो ये रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। अब आप बोलोगे कि सर ये तो दोनों केस में सेम ही हो गया, कंडक्टर के लिए भी और सेमीकंडक्टर के लिए भी, बट यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर है वो चेंज होगा। कैसे वो समझते हैं कि कंडक्टर में क्या था, ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा थे, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम रहते हैं क्योंकि सभी बाउंडेड है ना, कोवेलेंट बॉन्ड से बाउंडेड है। अभी क्या होगा कि जैसे ही टेम्परेचर आपने इंक्रीज कराया, ये इलेक्ट्रॉन सपोज फ्री हो गया, ये इलेक्ट्रॉन फ्री होके यहाँ पे आ गया, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है बट वो कौन सा था, वो बाउंडेड था, वही था। तो ये जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जो अभी अभी फ्री हुआ है तो उसकी जगह पे कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है बट वो आगे से आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करने की तो ट्राई करेगा, क्योंकि ये सिलिकॉन एटम को स्टेबल होना है। तो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव पार्टिकल को अट्रैक्ट करने की ट्राई करता है, इसलिए हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज है और कुछ नहीं है तो उसको हमने नाम दे दिया है होल, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उस तरफ गया या तो उस तरफ से होल इधर आया, ओके। और ये सब आप डिटेल में पढ़ने वाले हो 14th चैप्टर में सेमीकंडक्टर्स में। तो यहाँ पे हम सिर्फ बात करते हैं ये वाला इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुआ है। तो यहाँ पे नंबर डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि बॉन्ड टूट रहे टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर के साथ इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन आपस में वाइब्रेट होते हैं, और वाइब्रेशन उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री हो गया, ओके। तो ये तो समझ में आया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। अब यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम पे चलते हैं। रिलैक्सेशन टाइम है वो भी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ जो कोलिजन्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, बट उतने ज़्यादा नहीं। क्यों, क्योंकि इसका वाइब्रेशन टेम्परेचर के साथ इंक्रीज तो होता है बट उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाता, क्योंकि ये जो एटम है वो बाउंडेड है, आसपास के 4 बॉन्ड के साथ ये बाउंडेड है, तो उतना ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट नहीं होता जितना कंडक्टर में होता था। तो कंडक्टर में ये बहुत ही ज़्यादा लो चला जाता था रिलैक्सेशन टाइम, इसीलिए रेजिस्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज होती थी, इसलिए रेजिस्टेंस ज़्यादा इंक्रीज होता था, इसीलिए ये डोमिनेटिंग फैक्टर था। अभी जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो कौन सा है, ये। क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको बाउंडेड मिलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर इंक्रीज होने से बॉन्ड तोड़ के फ्री होते हैं। तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए ये नंबर बढ़ गया, और ये जो डिक्रीज हो रहा है
रिलैक्सेशन टाइम वो ज़्यादा डिक्रीज नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रल जो वाइब्रेटिंग एटम्स है वो बाउंडेड है। ओके, तो यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर ये है, इसीलिए यहाँ पे जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब ये जो फैक्टर है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वो जीतेगा और ये हार जाएगा। ये हार जाएगा मतलब रेजिस्टिविटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं करा पाएगा जितनी ये डिक्रीज करा देता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इन शॉर्ट सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। तो अगर कोई सेमीकंडक्टर है, टिपिकल सेमीकंडक्टर सपोज सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऐसा कुछ, उसके लिए आप टेम्परेचर टू रेजिस्टिविटी का ग्राफ बना दो तो वो आपको डिक्रीजिंग मिलेगा। ऐसे टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे बात हुई सेमीकंडक्टर की। अब इंसुलेटर की तो बात करनी ही नहीं है क्योंकि उसका रजिस्टर ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई सेमीकंडक्टर की। आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कराने से ये जो नंबर ऑफ डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है, टॉ डिक्रीज होता है, दोनों केस में, कंडक्टर हो या सेमीकंडक्टर। बट कंडक्टर में डोमिनेटिंग फैक्टर ये टॉ था, यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर है वो एन है। क्लियर? तो एन इंक्रीज हुआ तो ये रेजिस्टिविटी डिक्रीज हुई और रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हुआ और इस तरह का आपको ग्राफ मिल गया। ये बात हो गई सेमीकंडक्टर के लिए। अभी नेक्स्ट फ्रेम में हम बात करेंगे कुछ ऐसे मटेरियल्स जो ऑलमोस्ट टेम्परेचर पे डिपेंडेड नहीं है, मतलब रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस है वैसे मटेरियल का वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर के साथ। वो मटेरियल की बात हम नेक्स्ट फ्रेम में करेंगे। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आप कॉपी कर सकते हो। अब बात करते हैं एलॉयज की। कुछ ऐसी एलॉयज हमने बनाई है जैसे कि निक्रोम, मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन। कुछ ऐसी एलॉयज हमने बनाई है कि जिसकी रेजिस्टिविटी है या तो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। ऑलमोस्ट का है। अब उसके लिए ग्राफ देख लेते हैं। टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी का रिलेशन क्या रहेगा, समझो कि निक्रोम है, मैंगनीन है, कॉन्स्टेंटन है जैसी एलॉयज है वो बनती किससे है, तो जो एलॉयज है वो बनती है मेटल से। और मेटल एक्चुअल में है क्या, कंडक्टर। तो कंडक्टर जैसा थोड़ा बहुत बिहेवियर तो रहेगा। कंडक्टर में क्या होता था, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती थी, बट यहाँ पे उतने रेट से नहीं। सपोज यहाँ से स्टार्ट किया तो ऐसे कुछ आपको इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। मतलब टेम्परेचर के साथ जो कंडक्टर में होता था रेजिस्टिविटी ऐसे इंक्रीज हो रही थी, वैसा आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो स्लोप मिल रहा है वो भी आपको बहुत ही कम मिलेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ आप बोल सकते हो यहाँ पे रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। अब ऑलमोस्ट कांस्टेंट है तो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस ज़्यादा वेरी होंगे नहीं, और ये प्रैक्टिकली मिलता है निक्रोम, मैंगनीन एंड कॉन्स्टेंटन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अभी बात करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी के लिए जो डेरिवेशंस करने हैं वो हम नेक्स्ट फ्रेम में देखते हैं। तो अभी डेरिवेशन पे आते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, प्रैक्टिकली हमें ये देखने को मिलता है कि स्मॉल चेंज इन रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। स्मॉल चेंज के लिए लिया है, स्मॉल चेंज इन रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। साथ साथ ये रेजिस्टेंस की इनिशियल वैल्यू, जब हम टेम्परेचर चेंज कर रहे थे तब की इनिशियल वैल्यू, मतलब dr इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो इन दोनों को कंबाइन करो तो आप लिख सकते हो dr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r नॉट इंटू डी टी। आर नॉट हो जाएगा इनिशियल वैल्यू। ओके, हैंस अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करूँ तो जो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है उसकी जगह पे आ गया इक्वल टू। तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ये आर नॉट इंटू डी टी तो है ही, कांस्टेंट हम लगाते हैं अल्फा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ये हमने लगाया अल्फा। ये अल्फा क्या है, अल्फा है वो रेजिस्टेंस डिफाइन करता है। ओके,
तो ये बन गया कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब रेजिस्टिविटी डिसाइड करने में ये हेल्प करता है, ये हेल्प करता है, तो ये भी हेल्प करता है, इसलिए नाम दिया कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी डिफाइन कर सके ऐसा एक एफिशिएंट है और इनके साथ चल रहा है, इसलिए कोएफिशिएंट नाम दिया। ओके, अब दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर इज इक्वल टू अल्फा और आर नॉट कॉन्स्टेंट। तो इंटीग्रेशन किसका आएगा, सिर्फ डी टी का। चलो हम लिमिट लगा देते हैं कि हम मान लेते हैं कि एट टेम्परेचर T0, कोई भी एक रेफरेंस टेम्परेचर ले लेते हैं, एट टेम्परेचर T0 रेजिस्टेंस वॉज R0 और एट टेम्परेचर T हमने जब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तब रेजिस्टेंस बन गया R। तो ये dr का इंटीग्रेशन क्या आएगा, R कहाँ से कहाँ तक, R0 से R तक, इक्वल टू यहाँ पे अल्फा R0 है ही, dt का इंटीग्रेशन हुआ T कहाँ से कहाँ तक, T0 से लेके T तक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं R माइनस R0 इक्वल टू अल्फा R0 इंटू T माइनस T0। अब R अलग से ले लो, फाइनल रेजिस्टेंस इक्वल टू R0 उधर जाएगा, यहाँ पे देखो कॉमन निकल जाएगा और इन ब्रैकेट बचेगा 1 प्लस अल्फा इंटू T माइनस T0। तो ये हो गया डेरिवेशन जो आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। अब R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रो L बाई ए, रो L बाई ए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रो L बाई ए इक्वल टू रो नॉट L बाई ए इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T माइनस T0। अब हमने बोला था स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, dt से लिया था ना, तो उसके लिए लेंथ अपॉन एरिया का जो रेशियो है वो उसमें ज़्यादा वेरिएशन आएगा नहीं, इसलिए हमने कांस्टेंट रखा है। तो यहाँ पे L L A कैंसल आउट, तो जो फाइनल इक्वेशन बनेगा वो क्या रहेगा, तो रो इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T माइनस T0। ये दो फॉर्मूला याद रखने हैं और इसी फॉर्मूला की हेल्प से बनता है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। रेजिस्टेंस की हेल्प से हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस का सीधा रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। अल्फा है वो कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है और उसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव या तो जीरो हो सकती है। वो भी हम बात कर लेंगे कि कौन कौन से मटेरियल के लिए पॉजिटिव होती है, कौन कौन से मटेरियल के लिए नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ये डेरिवेशन आपको याद रखना है। फिर अल्फा के बारे में थोड़ी बातें बाकी है, वो हम नेक्स्ट फ्रेम में कर लेते हैं। पहले आप ये स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर सकते हो। तो अब बात करते हैं अल्फा की। हमें फॉर्मूला क्या मिला, R इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T माइनस T0। यहाँ पे खास हर एक टर्म को समझना है। पहले R क्या है ये समझ लो, रेजिस्टेंस एट गिवन टेम्परेचर। ओके, रेजिस्टेंस एट गिवन टेम्परेचर। R0 क्या है, तो R0 है रेजिस्टेंस एट, R0 क्या है, रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर। रेफरेंस मतलब कोई भी इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, सेम वे T क्या है, तो T है वो गिवन टेम्परेचर है और T0 क्या है, तो T0 है वो रेफरेंस टेम्परेचर। मतलब T0 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है R0 और T टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है R। अल्फा क्या है, अल्फा है वो कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है। ओके, रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है रो इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T माइनस T0, उसमें भी सेम ऐसे ही आपको याद रखना है कि रो आएगा यहाँ पे तो रेजिस्टिविटी ऑफ एट गिवन टेम्परेचर, रो नॉट आएगा तो रेजिस्टिविटी एट रेफरेंस टेम्परेचर। ये सब आपको पता है। अब हम अल्फा क्या है वो डिफाइन करते हैं। समझो कि ये अगर मैं R0 को इधर नीचे लेके जाऊं, ठीक है ना, तो R अपॉन R0
इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट। ये 1 इधर आएगा तो r अपॉन आर नॉट माइनस 1 इक्वल टू अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट। तो ये हो गया r माइनस आर नॉट डिवाइड बाई आर नॉट इक्वल टू अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट। ठीक है ना। तो अल्फा क्या बना, तो अल्फा बन रहा है r माइनस आर नॉट डिवाइड बाई आर नॉट, मतलब एक टाइप से हो गया डेल्टा r बाई आर और डिवाइड बाई टी माइनस टी नॉट। तो आप बोल सकते हो कि रिलेटिव एरर प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इज नॉन एज कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है। अब टेम्परेचर के साथ अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो जो ये फाइनल रेजिस्टेंस है वो आपको ज्यादा मिलेगा, तो ये वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मतलब टी माइनस टी नॉट तो पॉजिटिव है ही, ऊपर की वैल्यू भी आपको क्या मिली, पॉजिटिव, मतलब अल्फा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, तो अल्फा क्या आएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है टी माइनस टी नॉट, ये पॉजिटिव, बट r माइनस आर नॉट नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ तो फाइनल वैल्यू कम है, इनिशियल वैल्यू ज्यादा है, तो ये सब्ट्रैक्शन आपको नेगेटिव मिलेगा, इसलिए अल्फा क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तब रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, तो ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर की। और ये प्रॉपर्टी किसकी है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, ये प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर की। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ कि कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू आएगी नेगेटिव। अल्फा का यूनिट क्या बनेगा, तो डेल्टा आर बाई आर, यहां पे तो कोई यूनिट है ही नहीं, सेम रेशियो डिवाइड बाय क्या है, टेम्परेचर, मतलब अल्फा का यूनिट बन सकता है डिग्री सेल्सियस इनवर्स, अदरवाइज केल्विन इनवर्स। तो ये भी आपको याद रखना है, अल्फा का यूनिट आएगा डिग्री सेल्सियस इनवर्स या तो फिर केल्विन इनवर्स आएगा। ओके, फॉर कंडक्टर अल्फा इज पॉजिटिव, फॉर सेमीकंडक्टर अल्फा इज नेगेटिव। और एलॉयज के लिए जैसे कि निक्रोम है, ठीक है ना, तो यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर सम एलॉयज, कोई एलॉयज के लिए, जैसे कि निक्रोम या फिर हमने जो मैंगनीन, कॉन्स्टेंटेंस, ये सब एग्जाम्पल लिए थे, ये सब, ठीक है, उनके लिए। अब अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है, तो अल्फा है वो नियरली इक्वल टू 0 रहेंगे, नियरली इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ऐसी एलॉयज टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है, उनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है, तो R इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, R0, है ना, R इज ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, R0, मतलब ये पार्ट क्या हो जाना चाहिए, 0। अब ये पार्ट कब 0 होगा, टेम्परेचर तो आप इंक्रीज करा रहे हो, फिर भी ये पार्ट 0 रहना चाहिए, मतलब अल्फा 0 होना जरूरी, तो अल्फा की वैल्यू नियरली इक्वल टू 0 रहेगी। तो अल्फा के लिए 3 बातें याद रख लो, 4 बातें टोटल। एक फर्स्ट कि अल्फा है वो क्या है, अल्फा है क्या है, रिलेटिव एरर प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर, अल्फा का यूनिट डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्योंकि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तीसरी बात, सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आएगी क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वैसे रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। और फॉर सम एलॉयज जैसे कि निक्रोम है, मैंगनीन है, कॉन्स्टेंटन है, उनके लिए अल्फा की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 आएगी क्योंकि रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है। क्लियर, तो ये हो गया टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। आपने वीडियो अच्छे से देख लिया है, नोट्स भी बना लोगे, अगर कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो और नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। और ये जो मेन यहाँ पे ये फॉर्मूला है आपको याद रखना है कंपलसरी बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ओके।
तो यहाँ तक आज रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे और सम एग्जाम्पल्स हमारे बाकी है उनका सॉल्यूशन भी देखेंगे। थैंक यू।